नमस्कार मित्रों, आज है 13 नवंबर यानी यूपीएससी प्रीलिम को 204 दिन बाकी हैं और मुद्दा है आज के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्जाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। ज़्यादातर जो न्यूज़ काम के थे वो इकोनॉमी रिलेटेड थे। आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम की, जहां रिटेल इन्वेस्टर सीधा गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सके। अमेरिका में महंगाई बहुत बढ़ गई है और उसकी भारत पर क्या असर होगी। पीजल मैनेजमेंट चैलेंजेस, भारत के राजकोषीय प्रबंधन में क्या समस्याएं हैं और दूसरी सब चीज़ें। मित्रों, अपना ये डेली करंट अफेयर्स वीडियो वैसे तो मैं रोज़ बनाता हूँ, लेकिन मैं हफ्ते में 2 दिन छुट्टी रखता हूँ, थर्सडे एंड संडे। तो अभी कल 14 संडे को जो भी अपडेट्स होंगे इकोनॉमी के, तो उसका मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। वो वाली चीज़ें हम डाल देंगे मंडे के वीडियो में, दोनों ही, रविवार और सोमवार दोनों का एक ही वीडियो में। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी सब कंटेंट बनाने के लिए भी और बाकी सब काम काज के लिए भी मुझे वक्त लगता है। और दूसरा 15 सोमवार को रात को 8 बजे होगी टेस्ट, जो हमने ये अलग अलग करंट अफेयर्स अब तक पढ़े हैं, खासकर पिछले 3 हफ्तों में। उसमें इकोनॉमी एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ों में से देयर विल बी 20 क्वेश्चन, 20 मिनट्स में आप उस टेस्ट को दे सकते हैं फॉर प्रैक्टिसिंग फॉर रिवीजन। उसका लिंक और वो सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में है। फ्री अनलॉक कोड यूज़ कर सकते हैं monal.org। हाँ, तो मेन मुद्दे पे आते हैं। व्हाट आर द टॉपिक्स इन टुडेज इंडियन एक्सप्रेस। जो पहले तो काम के नहीं है, बिटकॉइन का रोज का रोना धोना। बिटकॉइन क्या है? वो भारत में लीगल टेंडर नहीं है। मतलब अगर आपने लोन लिया है और आप वापस से एक्सिस बैंक को पैसा चुकाने के लिए बिटकॉइन देंगे तो वो उसे अस्वीकार कर देगा, दे विल रिजेक्ट इट। तो वो तो है ही, लेकिन फिर बिटकॉइन को हम क्या समझे? शुड वी यूज इट, एक्सेप्ट इट एज एन एसेट क्लास? उसे एक संपत्ति माना जाए, जैसे शेयर होता है, बॉन्ड होता है, गोल्ड होता है, मकान होता है, ताकि उसमें आपको जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर सरकार टैक्स मांग सके। ऐसे कुछ रेगुलेशन की ज़रूरत है, या उसको नारकोटिक ड्रग्स की तरह संपूर्ण रूप से प्रतिबंध करना चाहिए कि नहीं? इस पर पार्लियामेंट की पैनल सब चर्चा कर रही है। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक ड्राफ्ट बिल बना के भेजा है। आरबीआई और सेबी वगैरह बोलते हैं नहीं, इट इज़ डेंजरस। तो ये सब बहस हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, फॉर अ सिंपल रीजन, फाइनल आउटकम आने दो। जब जो भी कानून पास होना है, अपनी परीक्षा कल सुबह नहीं है, अपनी परीक्षा 204 दिन बाद है। उसके बाद का मुद्दा गवर्नेंस प्रेशर ग्रुप्स। ये कुछ आईपीएस ऑफिसर्स का पासिंग आउट परेड में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल ने अलग अलग बातें कही, जो हम गवर्नेंस प्रेशर ग्रुप्स, जो कि यूपीएससी में पेपर 2 का मुद्दा है, एंड रोल ऑफ सिविल सर्विस, वो भी पेपर 2 में भी है और पेपर 4 एथिक्स में भी है। हाँ, तो उन्होंने जो बातें करी वो क्या क्या, ये आजकल ये सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, उसके अंदर ये पर्यावरण एनवायरनमेंट के ग्रुप्स, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, फिर सिविल राइट ग्रुप्स जो वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सब अजीत डोभाल का कहना है कि ये 4th जनरेशन ऑफ वॉरफेयर है, 4th जनरेशन ऑफ वॉरफेयर। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान, चीन वगैरह के लिए ट्रेडिशनल, परंपरागत रूप से अगर लड़ाई करनी हो टैंक, मिसाइल, बंदूकों से, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ कोरोना। तो ऐसे सब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को ही मैनिपुलेट करो, उनकी मदद से हिंसा, अराजकता, आंदोलन, वो सब फैलाते रहो, अर्थतंत्र को नुकसान होता रहे। तो लाइक दैट दे आर क्रिएटिंग न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस। अब वैसे इतना सारा नेगेटिविज्म भी अपनी मेंस पेपर 2 में, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, उसमें ज़रूरी नहीं है, बट व्हेन यू हाईलाइट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, तो सामने नेगेटिव चैलेंजेस क्या हैं, तो ये वाले कुछ मुद्दे आप लिख सकते हैं कि कैसे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का प्रोटेस्ट, फार्म लॉ प्रोटेस्ट, उसमें जिस प्रकार की हिंसा हो रही है, और ये सब सड़क बंद है, इकोनॉमी को तकलीफ, ऑल दोज थिंग्स। दूसरा, उसी स्पीच में अजीत डोभाल ने कुछ ये भी कहा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज। तो लोकतंत्र क्या है? हमने इलेक्शन बैलेट का बटन दबा दिया तो खत्म लोकतंत्र? नहीं। पॉलिटिशियन चुन के आया तो खत्म, कंप्लीट हो गया लोकतंत्र की काम? नहीं। जो कानून बनाए जाते हैं और उस कानून का जो एनफोर्समेंट होता है बाय सिविल सर्वेंट्स, दैट इज़ हाउ डेमोक्रेसी फंक्शंस। और ये जितने कानून हैं वो कितने अच्छे हैं, वो इतने ही अच्छे हैं कि ऑफिसर कितने प्रभावी ढंग से उसे इम्प्लीमेंट करता है। बस, तो फिर उसी पर आप और सोचिए कि अलग अलग जो कानून बने, चाइल्ड मैरिज के बारे में, पोल्यूशन कंट्रोल, पोचिंग, शिकार प्रतिबंध, नारकोटिक्स, कौन से कानून ज़्यादा प्रभावी रूप से लागू किए जाएं, गए हैं इसलिए अच्छा काम हो रहा है, और जहाँ पर नहीं अच्छा काम हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। वैसे इसमें ऐसा कुछ नहीं जो आप पहले से नहीं जानते, दीज आर ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग्स।
तो क्यों पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए, ताकि बोल बच्चन करने के लिए जनरल स्टडीज़ पेपर 2 और पेपर 4 में हमें मटेरियल मिले। देखिए, अगर कोई सिंपल फैक्चुअल प्रश्न पूछा जाए कि जीएसटी आने पर कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस चले गए, तो इसमें तो दिमाग लगाना है आपने, जो रट्टा मार के आया, अच्छा ये टैक्स चला गया, सर्विस टैक्स चला गया, ये एडवर्टाइजमेंट टैक्स चला गया, लाइक दैट यू कैन राइट। लेकिन मेंस पेपर 2 पेपर 4 में जो एनालिटिकल चीज़ें होती है, जिधर बोल बच्चन करना होता है, सो यू रिक्वायर सच वोकेबुलरी कि आप बोल सके सब, एक लाइन की चीज़ को आगे बढ़ा के 150 वर्ड में खींचो। फिर कुछ पेज 1 और 2 में एक कंट्रोवर्सी चले, राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल, जो कि राज्यसभा की सब जो कार्रवाई हो रही है उसका डॉक्यूमेंटेशन करता है, प्रशासनिक सब फाइल वर्क देखता है, उसे राज्यसभा चेयरमैन अपॉइंट करते हैं। यूजुअली ऐसा आदमी जिसको लीगल एक्सपीरियंस है, राज्यसभा के अपने सेक्रेटेरिएट में लंबे समय से वो नौकरी कर रहा है, या फिर सिविल सर्विस कुछ IAS IPS IRS टाइप का आदमी है। अब यूजुअली तो प्रैक्टिस ये थी कि कुछ लॉ एक्सपर्ट को बनाया जाए, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग सेक्रेटरी जनरल था उसे हटाकर कोई भूतपूर्व IRS ऑफिसर को 2 महीने के अंदर ही अपॉइंट कर दिया है, और उस पर आरोप है कि वो भाजपा के साथ बहुत ज़्यादा घनिष्ठ उनके रिश्ते थे, इसलिए उनको अवार्ड के रूप में ये पोस्ट मिली वगैरह। खैर, वो कंट्रोवर्सी अपने लिए काम की है, हमें काम की चीज़ क्या याद रखनी है, राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट कौन करता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो असल में कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, पेज 6। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट आते हैं। अब उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल प्रोसीजर, और उसमें ये टेक्निकल मैटर में ऐसा होना चाहिए, ड्राफ्ट चार्जशीट को देखकर बेल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज़। अगर लॉ ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका तो फिर इस पर सोच विचार कर सकते हैं, अदरवाइज डोंट वेस्ट टाइम। ऐसी हर बारीक चीज़ का जजमेंट पढ़ने बैठो काम का नहीं। फिर सीधा जम करे पेज 8 और 9 कॉलम्स। कॉलम में कुछ खास नहीं। एक तो शशि थरूर ने LK आडवाणी को बर्थडे पर बधाई दी, उसकी कंट्रोवर्सी की उन्होंने बाबरी ध्वंस कराया था, आप कांग्रेस लीडर होके क्यों कर रहे हैं। फिर कंगना रनौत ने कुछ ऐसा कहा है कि हमें 1947 में जो आज़ादी मिली वो तो अंग्रेज़ों ने भीख में दी थी, असल आज़ादी तो हमें 2014 में मोदी सरकार आने पर मिली है। इस पर कंट्रोवर्सी चल रही कि इसका पद्मश्री अवार्ड लेना चाहिए वापस, क्योंकि ये सब गांधी जी और सब अपने स्वतंत्रता सेनानियों ने जो बलिदान दिए उसका अपमान हुआ है वगैरह। बट नाइदर ऑफ देम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फेसबुक के लोकल लैंग्वेज में होने चाहिए एक्सपर्ट, ताकि फेक न्यूज़ हटा सके। ये बात पहले भी 50 बार लिखी जा चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस के कॉलमनिस्ट के पास कुछ मुद्दा है नहीं तो बस वापस रिपीट करते रहते। फिर कल 14 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर नेहरू की जन्म जयंती होगी, तो उनके लिए ओपन लेटर कि देखो अब डेमोक्रेसी खतरे में है कि नहीं वगैरह, कुछ खास काम का मुझे लगा नहीं। आगे बढ़े, एथिक्स वर्क लाइफ बैलेंस में पोर्टुगल सरकार ने ऐसा कानून बनाया है कि ऑफिस के घंटे खत्म होने के बाद बॉस अपने एम्प्लॉयज़ कर्मचारियों को कांटेक्ट नहीं करेगा, ताकि वर्क लाइफ बैलेंस रहे, पूरा दिन वो तामझाम नहीं रहे। अब नाउ दिस थिंग्स आर इजियर सेड देन डन। आप समझिए ये ज़माना ऐसा है, मल्टीनेशनल कंपनी जहाँ पर एक ही कंपनी के अलग अलग कर्मचारी अलग अलग देशों में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो टाइम जोन डिफरेंस के हिसाब से वो अपने टाइम से आपको कांटेक्ट करे नहीं करे। एनीवेज, नाउ आगे बढ़ते हैं, पेज 10। एजुकेशन में एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसके नीचे CBSE, वो एक सर्वे कर रहा है जिसका नाम है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। सालाना रूप से एक किया जाता है, किसके लिए, स्टैंडर्ड 3, 5, 8 और 10 के बच्चों को कितना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, कितना मैथ्स आता है, उसकी टेस्ट ली जाती है। हाँ, तो सोचो इसमें क्या सर्वे में निकल के आएगा। क्योंकि कोरोना था, स्कूल बंद थे, तो खासकर ये क्लास 3, 5 वाले बच्चे, उनको सब पढ़ाई नहीं हुई होगी, तो वो मैथ्स और कॉम्प्रीहेंशन के आसान से प्रश्न भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब क्या होगा, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के पास जब भी लिखने को मुद्दा नहीं होगा तो इसी का सर्वे वो लिखते रहें, देखो ये ऐसे स्टेट में ये ऐसा, ये ऐसे स्टेट, जस्ट लाइक दैट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। कुछ भी मुद्दा नहीं होता, हेल्थ फैमिली सर्वे की बात शुरू करो, वी विल नॉट स्टडी फॉर अ सिंपल रीजन। इसका जो बेसिक मामला है, कोरोना में क्या एजुकेशन में प्रॉब्लम, 25 बार और भी हम पुराने एक्सेल फाइल्स में देख चुके हैं, वो देख लेना शॉर्ट कमांड देकर एक्सेल फाइल में। आगे बढ़ते हैं, पेज 12। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। अब उसमें एक माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समुदाय के आदमी ने शिकायत की है कि मैं जा रहा था और एक गाय ने मुझे मार दिया सर, और मैं ज़मीन पे गिर पड़ा, तो इस पर एक्शन ली जाए। और माइनॉरिटी कमीशन के ऑफिसर्स को पता ही नहीं चला कि अब हम इस कंप्लेन का क्या करें। बट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम।
फिर इकोनॉमी बजट टैक्सेशन, उसमें एक मुद्दा एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज या ऑफ बजट बोरोइंग्स, उसका मतलब बजटेतर संसाधन। वो होता क्या है? फॉर एग्जांपल केरला स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऐसी नई स्कीम लॉन्च करनी थी जहां पर गरीब परिवारों को पेंशन दिया जा सके, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स में तो आमदनी कम ही होती है, तो वो क्या करेंगे, बाजार से पैसा कर्ज में ले और फिर वो स्कीम चलाएं और बाद में प्रिंसिपल इंटरेस्ट का पैसा इन्वेस्टर्स को, आरबीआई को वापस किया जाए। लेकिन कुछ बार ये राज्य सरकार ऐसा सीधा पैसा खुद से बोरो करे तो बजट में दिखेगा, फिजल डेफिसिट की फॉर्मूला में आ जाएगा और उस पर फिर एफआरबीएम एक्ट, फिजल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से कुछ लिमिटेशंस होंगे कि यू कैन नॉट बोरो मोर देन 3% ऑफ योर स्टेट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वो सब से बचने के लिए सरकारें क्या कर रही है, अलग से कंपनी बना देती है कि केरला सोशल सिक्योरिटी पेंशन लिमिटेड, और फिर वो कंपनी अपने नाम से बाजार में बॉन्ड इशू करे, इन्वेस्टर उसे इन्वेस्ट करे और उस पैसे से ही गवर्नमेंट स्कीम चलाई जाए, ताकि बजट के आंकड़ों में वो सब छिपाया जा सके, लीपापोती हो सके, विंडो ड्रेसिंग ऑफ द नंबर्स। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को ये सब पसंद नहीं है, उसने इसे क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि ये सबसे प्रॉब्लम क्या है, डेट ट्रैप। कर्जे के विष चक्र में राज्य सरकार को लगे अच्छा अपने बजट में किधर दिखता है तो दे दनादन कर्जा ले करवाते रहो, चुनाव आ रहे हैं, इलेक्टोरल पॉपुलिज्म, बट इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन फ्यूचर। दूसरा होता है नॉन ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि बजट के आंकड़ों में ये सब क्लैरिटी से दिखाया नहीं जाता, ये तो अलग कंपनी है, उसका अलग बैलेंस शीट है। एंड फाइनेंशियल जगलरी, मतलब वो सब लीपापोती करना आंकड़ों में, जिससे एफआरबीएम एक्ट से वो बचने की कोशिश करे, लेटर एंड स्पिरिट में उसका अनुपालन नहीं हो। सो दीज आर ऑल चैलेंजेस टू पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। एक बार मेंस में ऐसा पूछा भी था कि आधुनिक ज़माने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। पॉलिटी में एक मुद्दा, मातृभाषा में सबको पढ़ाई करवानी चाहिए, और एजुकेशन पॉलिसी में भी कुछ ऐसा है कि एटलीस्ट स्टैंडर्ड 8 तक हर बच्चे को मदर टंग में पढ़ाई करने की मौका मिले। हालांकि पंजाब राज्य सरकार ने कानून बनाया 2008 में, ऐसा लिखा है कि पंजाब राज्य में कंपलसरीली, अनिवार्य रूप से क्लास 1 to 10 के बच्चों को पंजाबी भाषा पढ़ानी होगी। ऐसा जो स्कूल नहीं करेगा उसको 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। अब हो सकता है इस पर कुछ कॉलम्स चले कि ये तो अननेसेसरीली, जिसको नहीं पढ़ना है तो क्लास 10 तक क्यों उसे पंजाबी भाषा पढ़नी चाहिए, जबकि एजुकेशन पॉलिसी में तो क्लास 8 तक की बात है वगैरह। और उसमें जुर्माना क्यों दिया जा रहा है, मतलब वो अपनी इच्छा से लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ें। एनीवेज, अब वो कॉलम जब आएंगी तो हम सोचेंगे। पेज 13, अब जानते हैं यूके ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज के खिलाफ COP26 समिट चल रही है। अब उसके आखिरी एक आध दिन बचा है, लेकिन कोई खास बड़ा अनाउंसमेंट हो नहीं पाई। वही सब घिसी पिटी बातें कि 2070 में, 2060 में, आज से मतलब 40 50 60 साल बाद हम नेट एमिशन जीरो करेंगे, तो अभी की पीढ़ियों का क्या, तब तक तो कई सारे लोग तो बूढ़े होके मर भी जाएंगे, कुछ साफ हवा में सांस लिए बिना। लेकिन कुछ इंडिया, चाइना, अमेरिका, जापान जो पैसा देना चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए, वो सब नहीं हो रही है। ऐसी सब यहाँ पर कंट्रोवर्सी चल रही है। वो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, क्योंकि जब इसका फाइनल जो अग्रीमेंट बन के आएगा उसके बाद वापस से कॉलम शुरू होंगी कि उसमें क्या अच्छा बुरा था। दैट टाइम वी विल सी। फिर इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें अर्बन हाउसिंग, और वैसे मेंस पेपर 1 में भी एक मुद्दा है अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम एंड रेमेडीज। अर्बनाइजेशन की एक प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे प्रवासी मजदूर आते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स, और उनको रहने के लिए मकान चाहिए, नहीं होते तो स्लम, झोपड़ियों की समस्या होती है। सो हाउ कैन वी एड्रेस दिस? तो इसमें नीतियों में समस्याएं क्या है? समस्या पहली तो ये है कि हम जब हाउसिंग पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है तो अपने दिमाग में क्या चलता है कि व्यक्ति खुद के पैसों से कायमी रूप से मकान खरीदे, या सरकार कायमी रूप से मकान की मालिकी एक फैमिली को दे दे, वो है हाउसिंग सोल्यूशन। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं सबको मकान बनाकर ओनर दे दे। या कि ये भी पॉसिबल नहीं हर आदमी खुद के पैसों से मकान खरीद ले, क्योंकि सबकी सैलरी तो अच्छी नहीं है। एंड समटाइम्स ये जो माइग्रेंट वर्कर्स है, ट्रांसफ़र होने वाले एम्प्लॉई हैं, तो एक शहर में वो रहने ही नहीं वाले हमेशा, तो वो क्यों मकान खरीदे? इसलिए वी नीड टू प्रमोट रेंटल हाउसिंग, किराएदारी के हिसाब से मकान दिए जाए। लेकिन उसमें सब प्रॉब्लम आते हैं, हमेशा मकान मालिकों को डर लगे वो किराएदार कब्जा कर लेगा, वापस मुझे नहीं ले पाऊंगा मैं मकान। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन? केंद्र सरकार ने एक मॉडल
रेंटल हाउसिंग लॉ बनाया है, उसमें सब ऑनलाइन अग्रीमेंट का अपलोड किया जाए, कंपलसरीली इतने दिनों में मकान खाली करना होगा, बिना मकान मालिक को पूछे आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। देर आर थिंग्स गिवन इन इट। वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं प्री लेक्चर सीरीज फॉर पिलर 5 में, विन 21 में। तो वो सब करना चाहिए, दैट विल हेल्प। दूसरी प्रॉब्लम है कि वेजिस आर स्टेगनेंट, तनख्वाह बढ़ नहीं रही है पर्टिकुलर मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली की, तो वो मकान खरीद नहीं पा रहे। तीसरी प्रॉब्लम है कि हम जो भारत में मकान को प्रॉब्लम की सॉल्व करने के लिए सप्लाई साइड रिफॉर्म्स आर टेकन। सप्लाई साइड रिफॉर्म में क्या, जैसे एक फंड बना था स्वामी हाउ फंड, जिसमें ये बिल्डर्स को पैसा दिया जाए ताकि वो मकान का प्रोजेक्ट कंप्लीट करे, ताकि मकान की सप्लाई बढ़े। बट दैट इज़ नॉट ऑटोमेटिकली मेकिंग द हाउसेज चीप। अब सोचिए, ज़्यादा मकान बन रहे हैं, मकानों की संख्या तो बढ़ रही है, तो क्या मकान का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? नहीं, बिकॉज दे आर नॉट अफोर्डेबल, किफ़ायती नहीं। आरबीआई ने एक सर्वे में पाया मुंबई में 40 लाख रुपए हो तो भी मकान खरीदना मुश्किल है। तो पॉलिसी मेकर्स ने जोर इस बात पर देना चाहिए कि मकान किफ़ायती कैसे बने, हाउ कैन दे बी मेड मोर अफोर्डेबल। तो उसके लिए ये सब ब्लैक मनी, स्टैम्प ड्यूटी, वो सब चीज़ों को एड्रेस करना होगा। पेज 14 एक्सप्लेन सीरीज, ये पिंक कलर में जो है रिच कंट्री, उसकी पॉपुलेशन दुनिया की पॉपुलेशन की 12% अमीर देशों में रहती है आबादी, और दुनिया का जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उसका 50% अमीर देशों द्वारा होता है। तो ऑब्वियसली दे नीड टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लाइमेट चेंज, ऐसी सब चीज़ें। दूसरी एक एक्सप्लेन सीरीज है इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन इन्फ्लेशन ऑन इंडिया। अमरीकी महंगाई, ये जो ग्राफ दिया है उसमें आप राइट हैंड साइड पर देखो अमेरिका में महंगाई कितनी है। तो अराउंड 2% के आसपास चलती थी 2018, 19, 20। अब अचानक से 2021 में बढ़ के वो हो गई है 6.20%, जो कि अमेरिका के मानकों के हिसाब से पिछले 30 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई अभी अमेरिका में है। भारत के अंदर महंगाई का सीन क्या है, बढ़ती है, कम होती है वगैरह, बट आरबीआई उसे 4% मिड पॉइंट और उसके ±2%, यानी भारत में महंगाई 2% से नीचे भी नहीं और 6% से ज़्यादा भी नहीं, ऐसी कोशिश की जाती। कभी कभी प्रॉब्लम्स आते हैं तो क्रॉस कर जाता है वगैरह। खैर, द क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन इन्फ्लेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। सोचो क्या होगा। पहला प्रॉब्लम कि अमेरिका से जो चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो हमारे लिए महंगी हो जाएंगी। दूसरा प्रॉब्लम ये होगा कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक यानी यूएस फेडरल रिजर्व अमेरिका में महंगाई से लड़ने के लिए रेपो रेट को बढ़ा देगी, ताकि वहाँ पर लोन महंगे हो जाए। लोन महंगे हो जाए तो लोग शॉपिंग कम करें, डिमांड कम हो जाए, वापस महंगाई काबू में आ जाए। लेकिन वो ऐसा करेंगे तो भारत में प्रॉब्लम यह आएगी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शेयर बाजार से भाग जाएंगे। वो ऐसा क्यों करेंगे? मान लीजिए अमेरिका में लोन इंटरेस्ट रेट हो जाए 8%, भारत के शेयर बाजार में मान लीजिए हर महीने आप कमा पाए 4%। तो ये सब एफआईआई वाले क्या सोचेंगे कि अच्छा, तो उधर लोन महंगे हो रहे हैं तो मैं इधर भारत के शेयर मार्केट से पैसा निकाल लेता हूँ जो मैंने इन्वेस्ट किया था, अमेरिका में जाता हूँ और उधर किसी बिजनेसमैन को बाजार में अगर 8% लोन चले तो मैं उसको 7% पे दे दूंगा, तो मुझे इंडिया की कंपैरिजन में तो वहाँ ज़्यादा मुनाफा हो ही रहा है। सो दे विल पुल आउट मनी फ्रॉम इंडियन मार्केट। अब वो ऐसा करेंगे एफआईआई वाले तो उससे भारत का शेयर बाजार गिर जाएगा। तो इसमें हमको क्या तकलीफ? जो रिटेल इन्वेस्टर कोरोना के समय बहुत ज़्यादा पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे थे ये सोच के कि ये तो हमेशा ऊपर 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 ही जाएगा क्योंकि ये सब फार्मास्यूटिकल आईटी कंपनी चल रही हैं, तो वो गिरने लगे, तो भारत के रिटेल इन्वेस्टर का भी सब इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगा, पैसा नुकसान हो जाएगा। जब भी एफआईआई वाले पैसा भारत से ले जाते हैं तो वो क्या करेंगे, इंडियन शेयर्स को बेचेंगे, उनको रूपी करेंसी मिलेगी, उस रूपी करेंसी को वो डॉलर में कन्वर्ट करवा के ले जाएंगे, तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। और जिस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो वो स्ट्रांग हो जाता है और सामने जो रुपया है वो कमज़ोर हो जाएगा। वो ऐसी बात है कि सपोज़ पहले $1 इज सेलिंग फॉर 75 रुपीज़, वो हो जाए 85 रुपीज़, तो उस हिसाब से फिर हम जो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं वो और महंगी हो जाए, पेट्रोल, डीजल और दूसरे जो भी कमोडिटीज़, तो उस हिसाब से उन चीज़ों में महंगाई बढ़ेगी। तो फिर आरबीआई ने अपना रेपो रेट बढ़ाना होगा ताकि भारत में लोन महंगे हो जाएं, लोग कम शॉपिंग करें और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। तो वो तो इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होगी क्योंकि कोरोना के बाद हमको वापस इकोनॉमी को खड़ा करना है। देन यू रिक्वायर दैट लोन शुड बी चीप ताकि लोग शॉपिंग ज़्यादा करें, लोगों को बिजनेस मिले, जॉब्स क्रिएट हों। सो दोज आर ऑल द प्रॉब्लम्स। अब ये एक बार हुआ, ये 25 बार भी लॉजिक तो यही है। समझना इसलिए ताकि एमसीक्यू में कुछ बार पूछा जाता है इन्फ्लेशन के बारे में या करेंसी एक्सचेंज रेट के बारे में, तो समझ होनी चाहिए।
और एक एक्सप्लेन सीरीज़ है एग्रीकल्चर। राही बाई जो कि महाराष्ट्र में की महिलाएं हैं और उन्हें सीड मदर, बीज माता भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ये सब जो हाइब्रिड वैरायटी राइस व्हीट वगैरह की हो रहे, तो सामने जो पारंपरिक चावल गेहूं और जो भी फसलें हैं उसके बीज को उन्होंने स्टोर करना शुरू किया। और इससे क्या फ़ायदा है, ऐसी जो हाइब्रिड वैरायटी तो आप समझते हैं कि संकर प्रजाति, सामने ये जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स एंड सीड्स हैं जो साइंटिफिकली नहीं बनाए गए हैं, अपने आप उगे हैं, अपने आप इवॉल्व हुए हैं, उसे हम कहते हैं लैंड रेसिस, मतलब वाइल्ड वेराइटीज़ ऑफ कॉमनली ग्रोन क्रॉप्स। और वो उन्होंने सब उसके कंजर्वेशन में मदद की। ये लैंड रेसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, हाइब्रिड क्रॉप तो हमने साइंटिफिकली बनाए, तो भविष्य में अगर कुछ नया क्लाइमेट चेंज आ जाए, कोई नए टाइप का वायरस आ जाए, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हाइब्रिड क्रॉप सर्वाइव कर पाए। जबकि लैंड रेसिस है वो धीरे धीरे इवॉल्व होती हैं प्राकृतिक रूप से, सो दे आर मोर क्लाइमेट रेजिलियंट, दे कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टर्म विदाउट रिक्वायरिंग सो मच वाटर, और उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे होते हैं जिससे हमें एंटीऑक्सीडेंट, कैंसर वगैरह में मदद मिलती है। आगे बढ़ते हैं पेज 15, इंटरनेशनल रिलेशन। ये नक्शा में हमको क्या दिखता है, ये पर्पल कलर, ये सब यूरोपियन यूनियन होना चाहिए, उसमें ये यूनाइटेड किंगडम यूके एग्जिट हो चुका है, ब्रेग्जिट। फिर बेलारूस, उसका क्या लड़ाई चले वो हमने कल देखा था। और पोलैंड, वहाँ पर सब माइग्रेंट क्राइसिस हो रहे वगैरह। अब इसमें नया क्या है आज, पोर्टुगल जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, उस पर यूरोपियन यूनियन ने खुद दावा ठोक दिया है। दावा इसलिए ठोका है कि आपकी हवा की स्तर बहुत ख़राब है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और उसके चलते हमारे बाकी देशों में भी एयर क्वालिटी इज़ डिग्रेडिंग। तो वो उनकी एनवायरनमेंट की बात है, हमको इसमें क्या सोचना है? हमको सोचना ये है, पॉइंट्स टू रिफ्लेक्ट फॉर एसे एंड इंटरव्यू। कुछ बार ये पूछा जाता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सार्क, आपको क्या लगता है साउथ एशिया का ये सार्क समूह वो फेल हो गया है और यूरोपियन यूनियन का मॉडल बहुत महान है? कुछ लोग ऐसा, हाँ बहुत महान है भाई, देयर आर चैलेंजेस। अगर चैलेंज नहीं थे तो ब्रिटेन एग्जिट क्यों कर गया? या फिर ये भी तो एक चैलेंज है कि अब पोर्टुगल पर यूरोपियन यूनियन ने ही पॉल्यूशन का केस ठोक दिया है। पोर्टुगल के अंदर भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे वो भी उस पर धरना प्रदर्शन करवाएंगे। जैसे ब्रेग्जिट हुआ, ऐसा पोर्टू एग्जिट करवाते हैं कि पोर्टुगल निकल जाए यूरोपियन यूनियन से। फिर ये जो देश है पोलैंड, पोलैंड के अंदर सब कंजर्वेटिव क्रिश्चियन ग्रुप्स, दे आर मोर पावरफुल। तो वहाँ पर कुछ ऐसे रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं कि एलजीबीटी ग्रुप्स के खिलाफ वो कुछ लिखा जाए, बोला जाए, कुछ कानून बनाया जाए। तो यूरोपियन यूनियन पोलैंड के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करते रहता है कि तुम एलजीबीटी फ्रीडम जोन नहीं हो वगैरह, और तुम पर हम ये सैंक्शन या ये करेंगे। सो देन पोलैंड के अंदर भी ऐसे जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल होके कि पोलैंड ने भी पोलैंड एग्जिट कर देना चाहिए ये यूरोपियन यूनियन से। बाजू में रशिया है, हमने पहले एक आध बार देखा था, रशिया में भी ट्रेडिशनल क्रिश्चियन ग्रुप्स, ऑर्थोडॉक्स चर्च, वो बहुत पावरफुल है। तो रशिया में भी ये सब होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ कुछ कानून बनाए जाए, ऐसा सब माहौल होते रहता है। तो हो सकता है रशिया के आ जाओ, मेरी गोद में बैठ जाओ, और फिर ये सब नए स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। अब वो असल में कैसे होगा, वी डोंट हैव टू वरी। हमको 3-4 लाइन में ये समझना है कि आप अगर ये कहते हैं कि सार्क बेकार है और यूरोपियन यूनियन मॉडल बहुत महान है, देन यू आर रॉन्ग। ये एक्सेसिव वोकिज्म एंड ग्रेटा थनबर्ग टाइप के चलते यूरोपियन यूनियन का भी विघटन हो सकता है, क्योंकि उसमें सभी देश ऐसे नहीं जो फ्रांस और जर्मनी की तरह बहुत क्लीन एयर की भी पूरी बजा सके। और हम अगर सार्क की बात करें तो भारत में खुद की भी बहुत चैलेंजेस है, पड़ोसी देशों से भी चैलेंजेस हैं। डिस्पाइट ऑल दैट, कोरोना में हमने उन सब देशों की मदद की थी। सो इट शोज दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी यूरोप और वो सब बहुत महान है जस्ट बिकॉज दे आर वाइट। आगे बढ़ते हैं, पहले तो नक्शा देखते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान देखो कितना बड़ा है, दिस वन। और ये रहा पर्शियन गल्फ, और ये रहा कतर, कितना छोटा है, शायद अफगानिस्तान के डिस्ट्रिक्ट से भी ये तो छोटा होगा। ये एक बात हुई। अब मामला कुछ ऐसा है कि सचिन तेंदुलकर ऐसा बोल रहा है कि मैं मैच खेलने नहीं आऊँगा, पार्थिव पटेल से काम चला लो। वो ऐसे कि अमेरिका, उसने अपनी एम्बेसी, दूतावास बंद कर दिया अफगानिस्तान में और भाग गए, और उनको तालिबान से इतना डर है कि वापस आने की शायद हिम्मत नहीं हो रही है।
तो अमेरिका ने ऐसा बोला है कि अफगानिस्तान में हमारे जो भी डिप्लोमेटिक मसले हैं वो सब का काम कतर देख लेगा। कतर विल बी द प्रोटेक्टिंग पावर फॉर यूएसए इन दी तालिबान रन अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं डिप्लोमेसी डायस्पोरा में। अब कैसे वैसे ये याद रखना है कि हु इज़ द प्रोटेक्टिंग पावर फॉर अमेरिका इन, तो जवाब तो है कतर, लेकिन ऐसा एमसीक्यू अपने लिए बनता नहीं। सोचना हमने ये है कि इतने पावरफुल देश भी ऐसे गैर जिम्मेदारी से भाग जाते हैं जिसके चलते अफगानिस्तान में अब जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कुछ नया रिपोर्ट कहता है कि बच्चे कुपोषण से मर जाएंगे क्योंकि खाना नहीं मिल रहा है, महिला सुरक्षा और वो महिला अधिकारों की सब समस्या। तो पहले इतने बड़े बन के जो सब फ्रीडम और डेमोक्रेसी लाने की बात थी, तो अब क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। उसके सामने आप सोचे इंडिया ने क्या किया। इंडिया ने बहुत सारा गेहूं भेजा था, वी हैड सेंड द विट, पाकिस्तान ने वो ब्लॉक कर दिया था, जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान ने कहा कि नो वी विल अलाउ इट। तो भारत तो मदद कर रहा है और ये जो बड़े देश हैं भाग गए और कि कतर से काम चला लो। सो इट शोज दैट इंडिया डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स वी हैव ट्राइड टू बी वी हैव ऑलवेज ट्राइड टू हेल्प अदर्स। फिर डिप्लोमेसी डायस्पोरा में H1B वीज़ा और H4 वीज़ा वो सब पढ़ लेना कुछ। H1B वीज़ा क्यों दिया, वो सब अमेरिका में भारत चीन के लोग टेक्निकल जॉब्स के लिए, स्पेशल जॉब्स के लिए जाते हो और फिर उनके पति या पत्नी या बच्चे, उनको H4 वीज़ा इशू किया जाए और वो लोग नौकरी कर सकते हैं कि नहीं, पहले कुछ प्रॉब्लम थी अब कर सकते हैं, वो सब चलते रहता है। आगे बढ़ते हैं पेज 16, बजट टैक्सेशन। तो यूपीएससी में जनरल स्टडीज मेंस पेपर 3 उसमें है सब पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, बजटिंग। एक दो बार प्रश्न भी पूछे व्हाट आर द चैलेंजेस। तो क्या चैलेंज लगती है आपको बजट में? पैसा कम है अपने पास। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट कुल मिलाकर कितना पैसा टैक्स में कमा लेते हैं और सामने भारत देश का जीडीपी कितना है, उसका रेशियो निकालो। इट इज़ अराउंड 16 to 17%, जो कि भारत के लेवल ऑफ डेवलपमेंट के सामने बहुत कम है। सामने आप साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील वगैरह में टैक्स टू जीडीपी इज़ बेटर। सो एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन, अपने पास पैसा नहीं है और फिर भी सरकारी योजनाओं का वहन करना है हमने। वी नीड टू स्पॉन्सर द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, तो इट इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम। इसलिए 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह ने अभी एक सेमिनार में कहा कि जितनी केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसमें कटौती करने की ज़रूरत है, उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, वरना हम ये सब संभाल नहीं पाएंगे। और दूसरी प्रॉब्लम ये है सेस एंड सरचार्ज, उपकर और अधिभार, वो टैक्स के ऊपर लगने वाला एक प्रकार के टैक्स हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से सेस सरचार्ज क्यों लगाती है, वो एक बजट का मैंने वीडियो बनाया था, उसमें देख लेना सब हाउ दे वर्क। कुल मिलाकर बात है कि वो वाला पैसा सेस सरचार्ज में जो यूनियन गवर्नमेंट को मिला, उसे वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो फाइनेंस कमीशन के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। नाउ इफ़ यू वांट के गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने जो सेस सरचार्ज में पैसा कलेक्ट किया, जीएसटी कंपेंसेशन सेस के अलावा वाले, वो सब भी स्टेट्स को मिले, तो उसके लिए ये वाले आर्टिकल्स 269 270 उसको अमेंड करना होगा, जो पार्लियामेंट ने करना होगा, तभी उससे वो पैसा डिवाइड हो सके। सो दिस इज अ चैलेंज इन फीजल फेडरलिज्म, राजकोषीय संघवाद की, जहाँ राज्य सरकार कह रही है हमको टैक्स का पैसा बराबर मिल नहीं रहा है, हमको दीजिए वगैरह। तो फेडरलिज्म की बहुत सारी चैलेंजेस, कौन कौन सी? जीएसटी इज़ अ चैलेंज, ये सब सेस सरचार्ज इज़ अ चैलेंज, कल पढ़ा था वो सब। सीबीआई को जनरल कंसेंट इज़ अ चैलेंज। एक और मुद्दा पहले हमने पढ़ा था, बीएसएफ, बॉर्डर रिंग रीजन में कितना 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर कितने इलाके तक उसका अधिकार क्षेत्र रहे, उस पर वेस्ट बंगाल पंजाब को आपत्ति। सो दीज आर ऑल, रिवर डिस्ट्रीब्यूशन में आपत्ति। सो दीज आर ऑल चैलेंजेस इन फेडरलिज्म। इकोनॉमी में एक और मुद्दा चल रहा है रिटेल डायरेक्ट स्कीम, जो कि असल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विन 21 सीरीज के फ्री लेक्चर में देख लेना, पढ़ चुके हैं। मुद्दा ऐसा है कि पहले ये होता था कि रिटेल इन्वेस्टर, आम आदमी को इच्छा हो जाए मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब क्या? भारत सरकार को पैसा बोरो करना है तो बाजार में ऐसे इंस्ट्रूमेंट इशू किए जाते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट करो तो आपको प्रिंसिपल इंटरेस्ट कमाने को मिले। पहले ये होता था कि रिटेलर ने, ये यूटीआई म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे सब प्लेयर्स, उनको आप पैसा देंगे और वो जाके जीसेक खरीदेंगे, फिर वो आपके डीमेट अकाउंट में सब इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो। तो ये खराब क्यों था? क्योंकि आपने बीच में किसी को कमीशन देना पड़े, यूटीआई म्यूचुअल फंड को, और वो जाके वहाँ से खरीद के लाए। तो आपको मान लीजिए 8% इंटरेस्ट आप कमा रहे थे, उसमें यूटीआई वाला मान लीजिए 1% वो ब्याज का कमीशन खा जाए, तो रिटेल इन्वेस्टर को कम पैसा मिल रहा है। तो नाउ आरबीआई हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू थिंग, रिटेल डायरेक्ट स्कीम। उसमें ऐसा है कि आप रिटेल डायरेक्ट, मतलब ये सब लोग
ट्रेडिशनल कॉमन इन्वेस्टर्स वो सीधा आरबीआई में अकाउंट खोलेंगे और वहाँ पर जीसेक सीधा खरीद पाएंगे, सीधा इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या है? इट विल हेल्प इन डीपनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार की जड़ों को गहरा करेगा। वो ऐसी बात है कि सपोज अदानी, अंबानी, कैटरीना, करीना ऐसे कुछ ही लोग शेयर बाज़ार में, बॉन्ड बाज़ार में, जीसेक बाज़ार में इन्वेस्ट करें, उसकी जगह गरीब से गरीब आदमी भी 10-10, 100-100 रुपये का माल उसमें इन्वेस्ट करे, तो नीचे से भी सारा पैसा चूस कर कैपिटल मार्केट ला सकता है और वो डेवलपमेंट के सब कामों में इस्तेमाल हो सकता है। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन द रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो आसानी से पैसा कर्जे में मोबिलाइज करने में मदद हो। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसका, और आराम से वीडियो देखना हो तो munal.org/डाउनलोड में देख लेना। फिर एक चल रहा है कि बेस इफेक्ट के चलते पहले तो अपना आईआईपी ग्रोथ अच्छा दिखता था, अब वापस गिरने लगा। ये ऐसी बात है, कोरोना में मान लीजिए अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो 50 किलोग्राम, अब कोरोना थोड़ा कम हो जाए और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ के हो जाए 80 किलोग्राम, तो 50 to 80% में निकालो, आपको बहुत बड़ी रकम दिखे। लेकिन फिर आप हर महीने ऐसा कंपेयर करोगे, अभी हो गया होगा मान लीजिए 80 किलोग्राम अपना प्रोडक्शन, अभी उसके सामने 82 किलोग्राम हो जाए अगले वक्त, तो 80 से 82 तो परसेंटेज बहुत कम लगेगा आपको। तो वो जो चीज़ होती है उसे हम कहते हैं बेस इफेक्ट। डिनोमिनेशन में क्या, डिनोमिनेटर में कितना बड़ा या छोटा नंबर है उस हिसाब से परसेंटेज अच्छा या बुरा दिखे, दैट इफेक्ट। वो इन्फ्लेशन में भी होती है, वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी होते, हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। हर महीने का आईआईपी कितना है वो पढ़ने का कुछ काम नहीं। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे अगले साल आए उसके बाद हम पढ़ेंगे पूरे साल का ट्रेंड क्या आ रहा है, क्योंकि यूपीएससी में जहाँ तक होता है वो पूरे साल का, पूरे डेकेड का, पूरे 5 साल का ट्रेंड पूछते हैं, एक एक महीने की बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री नहीं पूछते। फिर मुद्दा बैड लोन। सब बैड लोन का मतलब क्या? देखिए, एक तो होता है स्टैंडर्ड लोन अकाउंट, यानी आपने जो पैसा कर्ज लिया है और आपने हर महीने की पहली तारीख को सपोज प्रिंसिपल इंटरेस्ट की इतनी इंस्टॉलमेंट किस्तें चुकानी है, अब चुका रहे हैं, देन इट इज़ अ स्टैंडर्ड लोन अकाउंट। लेकिन किन्हीं कारणों से वो जो ड्यू डेट हो, मान लीजिए 1 दिसंबर, उसके भी ऊपर 90 डेज बीत जाए और आप वो नहीं चुका रहे हैं इंस्टॉलमेंट, तो बैंक वाले उसे क्लासीफाई करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी एनपीए। तो एनपीए एक बात हुई। अब मान लीजिए आपको फिर वापस आपकी इनकम अच्छी हो जाए, या आपको सपना आ जाए, या आपको हृदय परिवर्तन हो जाए, नाउ यू अगेन स्टार्ट रीपेइंग द लोन ऑन टाइमली मैनर, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो अब एनपीए अकाउंट नहीं, वो अब स्टैंडर्ड लोन अकाउंट हो गया? कह तो सकते हैं, लेकिन कब? ओनली व्हेन द एंटायर ड्यू अमाउंट इज पेड बैक। ऐसे ही हवा में मान लीजिए 2 महीने तक किस्तें नहीं भरे, फिर तीसरे महीने किस्त भरे, तो तुरंत उसको स्टैंडर्ड अकाउंट में अपग्रेड नहीं करना चाहिए, ऐसा आरबीआई कह रहा है। वो क्यों कह रहा है होगा? कि वरना ये कुछ बैंक वाले जानबूझ के अच्छा एक आध इंस्टॉलमेंट भरवा लेते हैं हाथ जोड़ के, और फिर हम अपने बैलेंस शीट में दिखा देंगे एनपीए कम हो गया, ताकि आरबीआई के सब अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, जैसे वो याद करो, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, उसमें बैंकों को प्रॉब्लम हो जाती है अगर एनपीए का डेटा ज़्यादा दिखे तो ऐसी जो लीपा पोती हो रही होगी उसको बंद करवाने के बोले नहीं, एनपीए का स्टैंडर्ड लोन अकाउंट वापस करना है तो पूरी रकम रिकवर हो उसके बाद ही कर सकते हैं वगैरह। खैर, कुल मिलाकर 2 ही डेफिनेशन तो याद करनी है, स्टैंडर्ड एसेट एंड एनपीए, बाकी सब टेक्निकल गाइडलाइंस तो चलती रहती है। तो ये था आज का न्यूज़पेपर, और आगे का कार्यक्रम क्या है जो मैंने आपको बताया। कल तो मैं छुट्टी रखूँगा और उसके बाद संडे और मंडे की दोनों की एक वीडियो मंडे को मैं बना दूंगा, और मंडे रात 8 बजे मुनाल्स मंडे टेस्ट सीरीज 20 क्वेश्चंस फ्रॉम द करंट अफेयर्स दैट वी हैव लर्न। सो सी यू अकॉर्डिंगली।